क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत धीमे धीमे पहुंचने लगती है। जैसे कोई पाइप है, मान लो वो पानी वाला पाइप देखा होगा ना घर पे, पानी वाला पाइप होता है, उसमें क्या होता है, कहीं कूड़ा फंस जाए तो क्या होता है, पानी धीमे धीमे जाएगा नीचे। वैसे ही इस्कीमिया हार्ट की आर्टरी क्या है, उनको पाइप समझो, हार्ट की आर्टरी क्या है वो समझ लो एक पाइप के जैसे है। उसमें मान लो कोई भी ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज मतलब इन द सेंस कोई क्लॉट जमा हो गया, तो अब क्या करेगा, ब्लड धीमे धीमे जाएगा नीचे। हार्ट को जितना ब्लड पहुंचना चाहिए हार्ट के चैम्बर्स को, उतना ब्लड नहीं पहुंचेगा कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू। तो अब क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, जब ब्लड कम पहुंचेगा तो ब्लड के साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, तो ऑक्सीजन जब कम पहुंचेगा तो पेशेंट को ऑक्सीजन की जब कमी होती है उसी को बोलते हैं इस्कीमिया। इस्कीमिया मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है। इन्फॉक्शन जब वहां पे कमी होगी तो धीरे धीरे डैमेज स्टार्ट होगा, उस डैमेज को क्या बोलते हैं, इन्फॉक्शन। उसके बाद नॉर्मल ईसीजी पैरामीटर्स क्या है, रेट, क्या क्या पैरामीटर होते हैं, तो रेट कितना होता है, 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। रेट मैंने बताया। रिदम क्या होता है, रेगुलर और साइनस रिदम, ये एक नॉर्मल पैरामीटर है। क्या बोला गया, नॉर्मल ईसीजी के, तो नॉर्मल साइनस रिदम होनी चाहिए। एक्सिस, नॉर्मल एक्सिस मैंने कितना बताया था, -30 डिग्री से +110 डिग्री होना चाहिए नॉर्मल। और पी वेव का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, पी वेव का ड्यूरेशन 120 मिलीसेकंड, 3 स्मॉल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। लेस देन, ढाई बताया था मैंने, 2.5, तो लेस देन 120 मतलब 3 स्मॉल स्क्वायर से कम होना चाहिए। पी आर इंटरवल 3 से 5 स्मॉल बॉक्स के बराबर होना चाहिए। क्यू आर एस ड्यूरेशन लेस देन 120 मिलीसेकंड, लेस देन 120 मिलीसेकंड बोलो या 3 स्मॉल स्क्वायर बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं, या 0.12 सेकंड बोल सकते हैं। क्यूटी इंटरवल 350 से 450 मिली सेकंड के बीच में हो सकता है। ये तुम्हारे नॉर्मल पैरामीटर है। ये सब चीजें, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, पीआर इंटरवल कितना होता है, पी वेव कितना की वो कितनी होती है, क्यूआरएस नॉर्मल एक्सिस कितना होता है। उसके बाद अगर जो नॉर्मल हार्ट रेट से ज्यादा है तो उसे क्या, कम है तो क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। नॉर्मल से कम ज्यादा है तो ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। रूल ऑफ कैलकुलेशन, तो फार्मूले बताए थे मैंने, एक 300 रूल बताया था हार्ट रेट कैलकुलेट करने का। हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दो फार्मूले हैं, एक 300 फार्मूला है, एक 1500 फार्मूला। 300 फार्मूला थोड़ा ज्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि इसमें लार्ज बॉक्स काउंट करने हैं, और 1500 वाले में तुम्हें छोटे बॉक्स कैलकुलेट करने होंगे तो वो ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। 300 में क्या करना है, 2 आरआर, ये किसके लिए है, नॉर्मल ईसीजी के लिए है, जिसमें सारे साइनस रिदम होगी और पीक्यूआरएसटी रेगुलर बन रहा होगा, रेगुलर इंटरवल के साथ में। मतलब पीआर, ये क्या लिखा है, यूजफुल इन रेगुलर हार्ट रेट, रेगुलर ईसीजी में है, जिसमें पी बना, क्यूआरएस बना, टी बना, फिर उतने ही टाइम के बाद पी क्यूआरएस टी बन गया, फिर उतने ही टाइम के बाद दूसरा पी क्यूआरएस टी बन गया। उसके लिए नॉर्मल ईसीजी के लिए ये है, जिसमें टाइम इंटरवल फिक्स है। तो उसके लिए 2 आरआर के बीच में जितने भी लार्ज बॉक्स हैं उनको कैलकुलेट कर दो, 300 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा हार्ट रेट आ जाएगा। मान लो 2 आरआर के बीच में अगर जो तुम्हारा 3 लार्ज बॉक्स हैं तो 3 को 100 को 3 से डिवाइड कर, 300 को 3 से डिवाइड कर दो, 100 हार्ट रेट तुम्हारा आ जाएगा। 1500 वाले फार्मूले में क्या करते हैं हम लोग, छोटे छोटे 2 आरआर के बीच में छोटे छोटे स्मॉल बॉक्स कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल बॉक्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक लार्ज बॉक्स के बीच में 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, तो 5, दूसरे लार्ज बॉक्स में 5, तीसरे लार्ज बॉक्स में 5, तो 15 हो गए। 15 को 1500 के 1500 से डिवाइड, 1500 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 300 आएगा। दोनों से सेम आंसर आएगा, बस एक 15, दोनों फार्मूले में थोड़ा बस चेंजेस है, एक में लार्ज बॉक्स कैलकुलेट करने, एक में स्मॉल बॉक्स। उसके बाद क्या है तुम्हारा इरेगुलर ईसीजी के लिए, जिस ईसीजी में जैसे मैंने क्या बताई थी, एएफ वाली ईसीजी, एट्रियल फिब्रिलेशन, वहां क्या होता है, पी पहले पी क्यूआरएस टी बना, फिर
थोड़ा लंबा सा गैप हो गया, फिर PQRST बना, फिर थोड़ा सा गैप हो गया, मतलब चेंज हो रहा है, इरेगुलर है ECG। PQRST का इंटरवल फिक्स नहीं है, पहले 3 लार्ज बॉक्स में बन रहा था PQRST, फिर 4 लार्ज बॉक्स हो गए, फिर 2 लार्ज बॉक्स हो गए, फिर 1 लार्ज बॉक्स हो गया। ऐसे टाइम इंटरवल जब फिक्स ना हो, इरेगुलर हो ECG, तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूले लगाते हैं। इसमें क्या करना है तुम्हें, 30 लार्ज बॉक्स कैलकुलेट करोगे ECG में। ECG में तुम्हारा जो कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेशन के बाद से 30 लार्ज बॉक्स कैलकुलेट करो। जितने QRS कॉम्प्लेक्स तुम्हें दिख रहे हैं उनको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 30 लार्ज बॉक्स में अगर जो तुम्हें 5 QRS बॉक्स दिख रहे हैं तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 दिख रहे हैं तो उनको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेंगे। ये दिया है मोटा मोटा, अगर जो तुम्हारा नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स 2 और 8 के बीच में 1 पड़ता है तो 300 को 1 से भाग दोगे, 300 हर्ट रेट आएगा। 2 पढ़ते हैं तो 50 150 आ जाएगा, 3 पढ़ते हैं तो 100 आ जाएगा। ये याद करने का तरीका, जिनको निकालना नहीं आ रहा वो याद कर लें। ये एक एग्जाम्पल, ये 2 QRS कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं, ये P, ये QRST, ये R और R, ये 2 RR है, ये Q, ये R और ये S, ये P और ये T, ये P Q R S और T। तो 2 RR के बीच में, ये RR के बीच में कितने लार्ज बॉक्स पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये छठे में ये थोड़ा 1 बॉक्स छूटा है तो इधर 1 बॉक्स हमने पहले से बढ़ा के लिया है। तो तुम्हारे 6 कंप्लीट बॉक्स हैं, 300 को 6 से भाग दे दिया, कितना आ गया हर्ट रेट, 50। ये 50 हर्ट रेट आ गया। ये देखो एक रेगुलर ECG, इसमें कितने, ये P इधर बना है, ये QRS, ये 2 RR कॉम्प्लेक्स है। ये देखो सब में R के बीच में डिस्टेंस फिक्स है, इसीलिए हम इसको रेगुलर ECG मान रहे हैं। R के बीच में डिस्टेंस फिक्स है सब में, चाहे ये वाला RR ले लो, चाहे ये वाला RR ले लो, चाहे ये वाला RR ले लो। तो इन दोनों के बीच में कितने लार्ज बॉक्स पड़ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 लार्ज बॉक्स है, 300 को 4 से डिवाइड कर दिया, 75 हर्ट रेट आ गया। उसके बाद ये तुम्हारी है इरेगुलर ECG। उन्होंने 50 लार्ज बॉक्स वाला फार्मूला लिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं दिमाग में रखना बेटा। उन्होंने दूसरा फार्मूला लगाया है यहाँ पे इरेगुलर ECG के लिए, सर ने दूसरा फार्मूला लगाया, सर की PPT है, तुम वो वाला फार्मूला लगाओ आराम से। 30 लार्ज बॉक्स, इसमें लार्ज बॉक्स तुम्हें दिख नहीं रहे होंगे क्लियर, ये छोटे छोटे बने, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसमें तुम्हें क्या करना है, लार्ज बॉक्स कैलकुलेट करना है और जितने ये QRS तुम्हें दिख रहा है इन सबको उससे मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से तो तुम्हारा आ जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और दिख भी नहीं रहा तो इसको छोड़ दो, दिमाग मत लगाओ ज्यादा। हाँ ये है एक ECG तुम्हारी, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, इसमें 10 सेकंड वाला फार्मूला लगाया है इन्होंने, 10 वो 30 लार्ज बॉक्स वाला। इसमें 30 लार्ज बॉक्स कैलकुलेट करेंगे, जितने QRS पड़ रहा है ये देखो सब पे नंबरिंग दे देंगे इन्होंने, 1 पड़ रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पड़ रहे हैं 30 लार्ज बॉक्स के अंदर में, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 हर्ट रेट आ गया। आगे और देख लेंगे। उसके बाद एक्सिस के बारे में बताया था मैंने, एक्सिस नॉर्मल एक्सिस ये 30 से 100 होता है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन निकालना भी मैंने बताया था। तो लेफ्ट एक्सिस का एंगल कितना होगा, -30 से -90 के बीच में। राइट एक्सिस को बोलते हैं, ये किसके बीच में पड़ती है, +110 से 180 के बीच में। एक्सट्रीम राइट एक्सिस या नॉर्थ वेस्ट एक्सिस बोलते हैं इसको, ये इसका एंगल कितना होता है, +270 से। ये सिर्फ याद करना है तुम्हें, ECG में निकालना। तो मैंने तुम्हें
फर्स्ट और एबीएफ वाला फार्मूला बताया था। अगर जो फर्स्ट और एबीएफ में दोनों क्या है, दोनों ये पॉजिटिव है, इसमें देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को लेते हैं सिर्फ, क्यूआरएस कैसा है, ऊपर की तरफ है, ऊपर मतलब पॉजिटिव, और एबीएफ में भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस प्लस पॉजिटिव है, ये ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ, तो ये ऑल पॉजिटिव, ये नॉर्मल एक्सिस है। ये क्या है, पहली फर्स्ट जो है वो क्यूआरएस कैसा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ऊपर ये ऊपर छोटा सा, नीचे बड़ा पोर्शन है, तो इसे निगेटिव ही मानेंगे। और एबीएफ में भी ये कैसा है, ये क्या है, पॉजिटिव, दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये रीच कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, रीच और आर, राइट और रीच दोनों एक ही वर्ड है ना, आर आर, तो ये राइट एक्सिस डेविएशन, ये खुद मतलब पहचानने का तरीका है, आर आर से रीच, वहां सर को नहीं बताने लगना है कि ये रीच कर रहे हैं तो राइट एक्सिस है, ये बताना है सर ये फर्स्ट में क्यूआरएस पॉजिटिव नेगेटिव है, और एबीएफ में क्यूआरएस क्या है, वो पॉजिटिव है, इसलिए दोनों क्या है, राइट एक्सिस डेविएशन है। लेफ्ट एक्सिस में क्या है, ये क्या है, ये पॉजिटिव है आई में, और एबीएफ में क्या है, नेगेटिव है, इसलिए क्या है, ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। और दोनों अगर जो क्या होते हैं, इसमें क्या है, दोनों पॉजिटिव, इसमें क्या होंगे, नॉर्थ वेस्ट एक्सिस में दोनों क्या होंगे, निगेटिव, सारे फर्स्ट और एबीएफ में दोनों में निगेटिव है, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट एक्सिस है। उसके बाद रिदम बताया था मैंने, रेगुलर, और रेगुलर के दो टाइप से हम रिदम को पढ़ते हैं, रेगुलरिटी के बेसिस से और ओरिजिन के बेसिस से। अगर जो रिदम रेगुलर है, रिदम दो टाइप से हो सकती है, रेगुलरिटी के बेसिस से दो टाइप में रिदम होगी, रेगुलर होगी और इरेगुलर होगी। ओरिजिन के बेसिस से रिदम दो जगह से एराइज हो सकती है रिदम, क्योंकि हार्ट का हर बॉक्स, हर चैम्बर जो क्या होता है, रिदम एराइज कर सकता है, हर चैम्बर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकता है, रिदम डेवलप कर सकता है। तो अगर जो हार्ट में वेंट्रिकल के ऊपर से, मतलब एट्रिया से कोई रिदम निकल रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, सुप्रा वेंट्रिकुलर, मतलब वेंट्रिकल के ऊपर से। उसमें क्या होगा, उसको कैसे पहचानोगे तुम, उसमें क्यूआरएस कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स, पतले पतले क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखाई देंगे, तो तुम समझ जाओ ये जो रिदम है ये वेंट्रिकल के ऊपर से आ रही, वो चाहे एसए नोड से आ रही हो, चाहे एबी नोड से आ रही हो, या एसए नोड एबी नोड दोनों की वजह से ना आ रही हो, एट्रिया की वजह से आ रही, कहीं से भी आ रही हो, वो आ कहां से रही होगी, एट्रिया से ही आ रही होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, सुप्रा वेंट्रिकुलर रिदम। वेंट्रिकुलर रिदम क्या होती है, जब ऊपर एट्रिया का एसए नोड एबी नोड कोई ढंग से काम ना कर पाए, तो हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है, तो वहां पे अराइज होती है वेंट्रिकुलर रिदम। उसे कैसे पहचानोगे, जब क्यूआरएस तुम्हारे ब्रॉड हो जाए, जैसे मैंने बताया था बीटी में, वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, वेंट्रिकल की वजह से वेंट्रिकल इतनी तेज कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है कि ट्रैकिकार्डिया हो रहा है, तो वेंट्रिकल की वजह से हार्ट ट्रैकिकार्डिया हो रहा था, वहां पे वेंट्रिकल रिदम जनरेट करने लगा था, तो उसमें क्यूआरएस कितने ब्रॉड से दिखाए थे मैंने, तो क्या है, जब ब्रॉड हो जाए मतलब वेंट्रिकल से रिदम आ रही है। मैंने बताया था कैसे पहचानेंगे, साइनस रिदम है तो कैसे पहचानेंगे, सेकंड थर्ड एबीएफ में तुम्हें पी कैसा दिखाई देगा, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ अपराइट दिखाई देगा, और पीआर इंटरवल कैसा होगा, नॉर्मल होगा। एट्रिया में कैसा होगा, पी जो होगा सेकंड थर्ड एबीएफ में इन्वर्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, पीआर इंटरवल कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। जंक्शनल रिदम में पी कैसा होगा, पी वेव दिखाई नहीं देगा और ओनली क्यूआरएस दिखाई देगा। अभी देख लेते हैं हम लोग एट्रियल रिदम। सबसे पहले साइनस, नॉर्मल साइनस रिदम, एक साइनस रिदम, पी कैसा है, सब में ऊपर की तरफ देखिए, छोटा छोटा दिख रहा है, पी ऊपर है लेकिन अपराइट है, ऊपर की तरफ है, और पीआर इंटरवल कैसा है, फिक्स है, नॉर्मल पीआर इंटरवल है, सब में दिखाई दे रहा है नॉर्मल पीआर इंटरवल, ये नॉर्मल साइनस रिदम है, कोई दिक्कत नहीं। एट्रियल रिदम, एट्रियल रिदम
कहाँ थे बेटा विशाल? विशाल गुड सर। हैं? कहाँ हाँ थे सर। बेटा? कहाँ थे? सर क्या घर ही पे थे, फोन चार्ज में लगा दिए थे। हैं? क्या? सर दिमाग से उतर गया था तीनों एक क्लास। अच्छा, दिमाग में बेटा बैठा लो सब लोग। क्लास अब 3 ही बजे चलेगी, क्योंकि मैं पीपीटी से ही क्लास लूंगा और पीपीटी ठीक है सर। केटीयू में ही रहेगी। तो सब लोग दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लो कि 3 बजे क्लास होनी है। 3 से 4 फिक्स टाइम है क्लास का। दोबारा किसी के दिमाग से उतरना नहीं चाहिए। ओके सर। ये इसमें कैसा पी इन्वर्ट हो गया। पी देखो, पहले ऊपर वाले में क्या था, पी ऊपर की तरफ देखो करना। ये देखो, ये पी कैसा है, छोटा सा है लेकिन कैसा है, ऊपर की तरफ। ये देखो ऊपर की तरफ, तुम लोग को उसमें दिखाई दे रहा होगा अपनी स्लाइड में। पी हल्का सा छोटा सा है, लेकिन ये क्या है, ये टी है। स्टार्टिंग में पी बनता है, पहले पी बनता है, फिर क्यू आर एस, और फिर ये टी। पी छोटा सा है लेकिन ऊपर की तरफ है, तो ये साइनस, नॉर्मल साइनस रिदम है। तुम सेकंड थर्ड एवीएफ में देखोगे, तुम्हें सीधा पी, अपराइट जिसे बोलते हैं, अब सीधा जो होता है उसे अपराइट बोलते हैं। इनवर्ट इसमें देखो उल्टा हो गया है। पी सब में देखो, ये सेकंड में देख लो बस, नीचे देखो, नीचे घूम गया है, ऊपर से नीचे ऐसे आ गया है। तो ये कैसी होगी, एट्रियल रिदम हो गई तुम्हारी। और इसमें क्यूआरएस कैसा देखो, क्यूआरएस कैसा पतला पतला सा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि सुप्रा वेंट्रिकुलर रिदम है, मतलब वेंट्रिकल के ऊपर से है। वेंट्रिकल के ऊपर से है ही तो साइनस रिदम है ना। साइनस ऐसे नोड से रिदम आ रही है। ये कहां से आ रही है, ऐसे नोड काम नहीं कर रहा, एट्रिया से रिदम निकल रही है, एट्रियल रिदम हो गई। ये इक्टोपिक बीट है। इक्टोपिक बीट में होता है कभी भी कहीं से बीट आ जाती है, ये बात की बात है, छोड़ो। जंक्शनल रिदम, जंक्शनल रिदम में तुम्हें पी नहीं दिखाई देगी। जंक्शनल रिदम होती जब ऐसे नोड और एट्रिया से ना आए रिदम, एबी नोड कंडक्शन करने लगे। एबी नोड, एबी नोड जंक्शन पे होता है ना। ये तुम्हारा एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में थोड़ा सा ऊपर होता है ना एबी नोड, इसीलिए इसे जंक्शनल रिदम बोलते हैं। इसमें पी तुम्हें नहीं दिखाई देगी, क्यू आर एस पतले पतले हैं, पी नहीं दिखाई देगी, मतलब ये क्या है, जंक्शनल रिदम है। ये पहले ट्रैकी वेंट्रिकुलर रिदम, साइनस वो एट्रियल रिदम और वेंट्रिकुलर रिदम में क्या डिफरेंस है। एट्रियल रिदम में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पतले होते हैं, इसमें ब्रॉड हो गए हैं। देखो ये वेंट्रिकुलर रिदम है, ये शो कर रहा है कि ये वेंट्रिकुलर रिदम है, क्योंकि इसमें क्यूआरएस कैसे हो गए हैं, ये थोड़ा चौड़े हो गए, फैल गए हैं। उसके बाद ये स्लाइड ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्लाइड नंबर 30 ये हटा देना, आगे बढ़ जाना। ट्रैकियरिथमिया, ट्रैकियरिथमिया साइनस ट्रैकी, जब कुछ ना चेंज हो तुम्हारा, सिर्फ हार्ट रेट बढ़ जाए। ये किस कंडीशन में होता है, जब पेशेंट को एंजाइटी होती, पेशेंट डर गया होता, घबराहट होती है पेशेंट को, किसी चीज से भी डर जाए। जैसे आजकल कोरोना सोच के आदमी डर जाता है, तो क्या हो जाएगा, एकदम से दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। पल्स अपनी चेक करो तो पल्स बढ़ी बढ़ी सी आएगी, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल साइनस ट्रैकिकार्डिया हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होती, बस हार्ट रेट बढ़ जाता है, पी क्यू आर एस टी सब कुछ बनता है, लेकिन क्या हो जाता है, रेट बढ़ जाता है सिर्फ। ये क्या कब होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन या बेचैनी, पैल्पिटेशन में, या कोई भी दिक्कत हो टेंशन वाली, तो ये बढ़ जाता है साइनस ट्रैकिक, हार्ट रेट बढ़ जाता है। एट्रियल ट्रैकिकार्डिया, एट्रियल ट्रैकिकार्डिया में वही तुम्हें पी वेव इन्वर्ट दिखाई देंगी और हार्ट रेट तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा पेशेंट का। एट्रियल फ्लैटर बताया था, आरी लाइक पैटर्न हो जाता है ईसीजी में, शॉ टूथ लाइक अपीयरेंस मैंने बताया था ना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं शॉ टूथ लाइक अपीयरेंस। ईसीजी में आरी लाइक पैटर्न, आरी जैसे गांव वो काटते हैं ना, पेड़ पेड़ काटने वाली आरी होती, वैसे ही आरी
जैसे पैटर्न ईसीजी में दिखाई दे तो क्या बोलोगे? एट्रियल फ्लटर। ये डेंजरस कंडीशन होती है, तुरंत पेशेंट को एडमिट कराया जाता है। हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। रिदम कैसी होती है? इसमें रेगुलर दिखाया गया है, मे बी रेगुलर, इरेगुलर दोनों हो सकती है। यहाँ पे सारे रेगुलर दिखाए गए, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सारे रेगुलर बन रहे हैं। है आरई लाइक पैटर्न, लेकिन ड्यूरेशन देखो सब में, ड्यूरेशन सब में लगभग सेम है। 4 लार्ज बॉक्स, 4 लार्ज बॉक्स, 4 लार्ज बॉक्स, किसी में 3 लार्ज बॉक्स नहीं है। तो रेगुलर, इसमें रेगुलर दिखाया गया, इरेगुलर भी हो सकती है। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन में कैसा होता है? ये इरेगुलर होती है, इरेगुलरली इरेगुलर, मतलब इरेगुलर भी नहीं, इरेगुलरली इरेगुलर, मतलब हमेशा इरेगुलर ही रहेगी। जैसे यहाँ पे 1.5 लार्ज बॉक्स, यहाँ पे 2 लार्ज बॉक्स, यहाँ पे 2.5 लार्ज बॉक्स, कोई फिक्स नहीं कि एक होगा फिर 2 होंगे। एक है, 1.5 है, 2 हो गया, 2.5 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 1 लार्ज बॉक्स। जब तुम्हें पी वेव ना दिखाई दे, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पतले पतले दिखाई दे, और ईसीजी का इंटरवल लगातार चेंज हो रहा है, लगातार नहीं मतलब चेंज हो रहा, कभी 2 लार्ज बॉक्स इंटरवल में हो जाए, कभी 1.5 लार्ज बॉक्स हो जाए, कभी 3 लार्ज बॉक्स हो जाए, या 2.5 हो जाए, इंटरवल लगातार चेंज होता रहे, तो उसे बोलते हैं एट्रियल फ्लटर। ये पढ़ा चुके हैं। फिर एसबीटी, एसबीटी को कैसे पहचानते हैं? इसमें भी क्या होता है? पी नहीं दिखाई देती है, पी वेव नॉट सीन, देखो नीचे लिखा है। क्यूआरएस पतले हैं इसमें भी, और फ्लटर में भी, फिब्रिलेशन में भी पी नहीं दिखाई देता, और क्यूआरएस पतले होते, लेकिन इसमें रहता है और इसमें इंटरवल फिक्स रहता है। इंटरवल या एक बॉक्स का इंटरवल लगातार सब में सेम रहेगा। रिदम कैसी रहती है? रेगुलर रहती है। और इसमें कैसी रहती है? रिदम इरेगुलर। बस एफ और एसपीटी का पहचानने को यही तरीका एक है। उसके बाद वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया को कैसे पहचानेंगे? इसमें तुम्हें पॉलीमार्फिक बीटी दिखाई देगा। पॉलीमार्फिक मतलब पॉलीमार्फिक क्यूआरएस, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का कोई शेप नहीं है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। उसके बाद तुम्हारा क्या? हो जाए बीच में एकदम से रिदम रुक ही जाए, बीच में कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना, थोड़ी देर के लिए पेशेंट बिल्कुल सन्नाटे में चला गया, फिर एकदम से रिदम चलने लगी, हार्ट एकदम से रुक गया, फिर रिदम चलने लगी, फिर रुक गया, फिर रिदम चलने लगी, उसे बोलते हैं साइनस पॉज या साइनस अरेस्ट। उसके बाद एबी ब्लॉक, एबी ब्लॉक में मैंने 3 टाइप के ब्लॉक बताए थे। फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है? तुम्हारा पीआर इंटरवल 6 है तो 6 रहेगा, फिक्स हो जाता है। पीआर इंटरवल बढ़ जाता है, रेट तो कम होगा ही लेकिन पीआर इंटरवल बढ़ जाएगा। पीआर इंटरवल नॉर्मल 3 से 5 होता है, इसमें क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा पीआर इंटरवल। एबी ब्लॉक फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक में। सेकेंड डिग्री के 2 टाइप होते हैं, मॉबिस 1, मॉबिस 2। मॉबिस 1 में क्या होता है? पीआर इंटरवल रेगुलरली इंक्रीज होता है, मतलब पीआर इंटरवल बढ़ा रहे, 6 है फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 6 हो गया, फिर 7, फिर 8, रेगुलर बढ़ता रहेगा, और बीच में क्यू कोई भी क्यूआरएस एक ड्रॉप हो जाएगा। जैसे देखो ये टाइप 1, इसमें देखो पीआर इंटरवल यहाँ पे कितना, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे और बढ़ गया पीआर इंटरवल, यहाँ पे और बढ़ गया, दिख रहा होगा साफ साफ पीआर इंटरवल बढ़ रहा है लगातार। यहाँ क्या हो गया? बीच में एक क्यूआरएस ड्रॉप हो गया, यहाँ पे देखो तुम्हें कोई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा है, एक ड्रॉप हो गया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो पीआर इंटरवल ग्रेजुअली प्रोलॉन्ग्ड एंड फॉल ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, उसे बोलते हैं मॉबिस टाइप 1। मॉबिस टाइप 2 में क्या होता है? पीआर इंटरवल
फिक्स रहता है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप हो जाता है, बीच में कोई एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप हो जाएगा, उसे बोलते हैं मॉबिस टाइप 2।